दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आर्य प्राचीन सभ्यता एपीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आइए शुरू करते हैं। आज हमारा विषय होगा सभी प्रकार के सूत्र और बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम कैसे सभी सूत्रों का मूल है और हम a प्लस बी की कितनी भी घात हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो, होल क्यूब हो, या 4 घात हो, या 5 घात हो, या 10 घात हो, या n घात हो, या अनंत घात हो, उसके सूत्र हम किस प्रकार से जनरेट करते हैं। आइए शुरू करते हैं आज का अपना। मुझे उम्मीद है कि अब तक की क्लासें आपको पसंद आई होंगी और आपने अब तक चैनल भी हमारा सब्सक्राइब कर लिया होगा और वीडियो भी लाइक्स की होंगी। और मैं शुरू करता हूं। तो द्विपद प्रमेय, द्विपद प्रमेय या इसको बाइनोमियल थ्योरम इंग्लिश में कहते हैं, बाइनोमियल थ्योरम। देखिए इसका मूल क्या है। कोई भी सूत्र जैसे आपको लिखना है, जैसे आपको लिखना है a प्लस बी की घात 0 या a प्लस बी की घात 1 या a प्लस बी की घात 2, ईटीसी कोई भी आपको सूत्र लिखना है तो उसका मूल क्या है। उसका मूल ये है, देखिए सबसे पहले हम 1 लिख लेते हैं और हम उसके नीचे भी 1 और 1 लिख लेते हैं। 1 और 1 2 होता है और 1 की हम इसी श्रेणी नुमा क्रम में हम फिर से 1 लिख लेते हैं और यहां पर भी हम 1 लिख लेते हैं। फिर से श्रेणी नुमा क्रम में हम 1 लिख लेते हैं। 2 और 1 3 होता है, 2 और 1 3 होता है। फिर से हम श्रेणी नुमा क्रम में 1 लिख लेते हैं। हम फिर से 1 लिख लेते हैं। 3 और 1 4, 3 और 3 6, 3 और 1 4। फिर से हम 1 लिख लेते हैं। फिर से हम 1 लिख लेते हैं। 4 और 1 5, 6 और 4 10, 6 और 4 10, 4 और 1 5, 1 का 1। देखिए हमारा पहला नियम क्या होगा, पहले इतने से ही देख लेते हैं। जैसे हमें a प्लस बी की घात 0 का मतलब 1, किसी की भी घात 0 हो तो उसका मतलब 1 होता है। किसी की भी घात यदि 0 हो तो उसका मतलब 1 होता है। चाहे a की घात 0 हो, b की घात 0 हो, 3 की घात 0 हो, 7 की घात 0 हो या x की घात 0 हो, इसका मान सबका 1 होता है। किसी की भी घात जब 0 हो जाती है तो उसका मान 1 होता है। देखिए इधर कि जब a प्लस बी की घात 0 थी तो 1 था। a प्लस बी की घात 1 का मतलब हो गया a प्लस बी। a प्लस बी की घात 2 का मतलब हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर। यहां हम देखते हैं कि a का गुणांक 1 है, ab का गुणांक 2 है और b का गुणांक 1 है, जो कि यहां पर मिल रहा है। यहां पर हम देखेंगे कि जब किसी की भी घात 0 थी तो उसका गुणांक 1 था। जब घात 1 हो गई तो a और b का गुणांक 1 और 1 हो गया, जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं 1 और 1 हो गया। अब हम a प्लस बी की घात 3 का इसी प्रकार से लिखेंगे। देखिए इसका पहला नियम क्या है, a प्लस बी की कोई भी घात का सूत्र जब हम लिखना शुरू करते हैं तो बाइनोमियल थ्योरम क्या कहता है कि a की घात घटती चली जाएगी और b की घात बढ़ती चली जाएगी। पहले मैं घातों से निपट लेता हूं। यहां पर मैं a प्लस बी की घात 3 का सूत्र जनरेट कर रहा हूं, लिख रहा हूं। यहां पर मैंने a की घात सबसे पहले उच्चतम लिख लिया 3। उसके बाद मैंने कहा a की घात घटती जाएगी, b की घात बढ़ती जाएगी। नोट में मैं लिख देता हूं कि a की घात घटती जाएगी और b की घात बढ़ती जाएगी। देखिए यहां पर a की घात मैंने 3 लिख लिया। अगली बार में a की घात 2 लिखूंगा। अब a की घात, यहां पर b की घात 0 थी,
जब a की घात 3 थी उच्चतम थी तो b की घात निम्नतम थी। अब यहाँ पर a की घात 1 कम हुआ तो b की घात 1 बढ़ गया। अगली बार यहाँ a की घात और कम हुआ, 1 रह गया तो b की घात 2 हो गया। अगली बार यहाँ क्या हुआ, अगली बार a की घात 0 रह गया और b की घात उच्चतम 3 हो गया। मैंने कहा था कि किसी की भी घात 0 का मान 1 होता है। आइए लिखते हैं a की घात 3, b की घात 0 का मान 1 हो गया, प्लस a स्क्वायर b प्लस a b स्क्वायर और प्लस b की घात 3। देखिए अब गुणांकों के पास चलते हैं। जब किसी की भी घात 3 हो, जब घात 0 हो, जब घात 1 हो, जब घात 2 हो, जब घात 3 हो, तो गुणांक लिखते हैं। देखिए a का गुणांक 1 और दूसरे पद का गुणांक 3, तीसरे पद का गुणांक 3 और चौथे पद का गुणांक 1। इस प्रकार से हम लिखते हैं। आइए a की घात a प्लस b की घात 4 का सूत्र बनाएं। आइए बनाते हैं। a की घात उच्चतम, b की घात निम्नतम प्लस a की घात 1 कम किया, b की घात 1 बढ़ाया, a की घात 1 और कम किया, b की घात 1 और बढ़ाया, a की घात फिर से 1 कम किया, b की घात फिर से 1 बढ़ाया, a की घात अब 0 हो गई और b की घात उच्चतम हो गई। a की घात कम करते चले जाते हैं और b की घात बढ़ती चली जाती है। आइए गुणांक लिखते हैं। ये गुणांक है किसी की भी घात 0 का, ये गुणांक है घात 1 का, ये गुणांक है घात 2 का, ये गुणांक है घात 3 का, ये गुणांक है घात 4 का, ये गुणांक है घात 5 का। इसी प्रकार से आप आगे की घातों के गुणांक भी इसी क्रम में बना सकते हैं। अभी मैं दोबारा से पुनः आपको बनाना बताऊंगा। तो फिलहाल हम a प्लस b की घात 4 का, तो घात 4 का गुणांक ये है, यानी कि a का गुणांक इतना ही रहेगा, a की पावर 4, b की पावर 0 का मान 1 होता है, हमने अभी आपको बताया और साइड में लिख कर भी दिखाया, प्लस a की घात 3 का इस पद का गुणांक 4 है, लिख देते हैं a की घात 3 b प्लस अगले पद का गुणांक 6 है, 6 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस अगले पद का गुणांक 4 है, लिख देते हैं a b की घात 3, अगले पद का गुणांक 1 है, यानी कि b की घात 4। तो इस प्रकार से हम दुनिया का कोई भी सूत्र हम आसानी से बिना याद किए, बिना रटे डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो ये विधि बाइनोमियल थ्योरम कहलाती है और इस विधि के हम दूसरे पार्ट्स का अवलोकन अभी करेंगे। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो भाई हमने सबसे पहले 1 लिख लिया और इसी क्रम में श्रेणीनुमा क्रम में हमने दोनों तरफ 1 1 1 इसी तरह से हम लिखते चले गए। इस सूत्र को लिखने का सबसे आसान तरीका यही है, किसी की भी घात लिखने का। 1-2 बार की प्रैक्टिस में आप 1 प्लस b की घात 100, a प्लस b की घात 70, 80, 90 कुछ भी हो, डायरेक्ट सूत्र आप लिख सकते हैं, जो आपको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों अब देखिए अगला इसको कैसे बनाया हमने। सबसे पहले हमने सबसे ऊपर 1 लिख दिया, उसके बाद हमने उसके नीचे 1 1 लिख दिया, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 3 और 3 6, 3 और 1 4, 6 4 10, 6 4 10, 4 और 1 5, 4 और 1 5। इसी प्रकार इसको हम आगे तक भी बढ़ा सकते हैं। अब बाइनोमियल थ्योरम क्या कहता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आइए इसको हम रिमूव कर देते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। कोई सवाल आपके मन में आ रहा हो तो अभी तुरंत भी पूछ सकते हैं या बाद में भी पूछ सकते हैं। तो अब हम इसको रिमूव करेंगे, इसको साफ करेंगे और बात करेंगे द्विपद प्रमेय का। तो द्विपद प्रमेय शुरू करते हैं। द्विपद प्रमेय, द्विपद प्रमेय क्या है? द्विपद प्रमेय a प्लस b की घात n, मतलब घात कुछ भी हो उसका डायरेक्ट फार्मूला लिखने का एक तरीका है। इसमें होता क्या है, इसमें पहला पद मैंने जैसे कि आपको पहले बताया, इसमें पहले पद की घात घटती चली जाती है
और दूसरे पद की घात बढ़ती चली जाती है। सबसे पहले हम लिखते हैं NC0, 0 से शुरू करते हैं। यहाँ A की घात उच्चतम है, B की घात निम्नतम है। अगले पद में NC1, यहाँ 0, यहाँ 1, वहाँ 2, 3, 4 ऐसे बढ़ता चला जाएगा। आप चाहे तो पहले ऐसे भी लिख सकते हैं NC2, NC3 डॉट 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 ऐसे करके NCn-1 प्लस NCn, इस तरह से। दूसरे में आप A की घात घटाते चले जाएंगे। A की घात n-1, A की घात n-2, A की घात n-3 और A की घात 1 और यहाँ A की घात फिर 0 हो जाएगा। यहाँ B की घात B की पावर 0 है, अब की बार 1 हो गया, फिर 2 हो गया, अब की बार 3 हो गया, डॉट डॉट डॉट। यहाँ आते आते n-1 हो गया और यहाँ पहुंचकर मैक्सिमम b की पावर n। यही है आपका बाइनोमियल थ्योरम। इसको लिखने का सबसे आसान तरीका मैंने अभी आपको बताया। 1 2 3 4 5 कैसे उनको जोड़ते चले गए, उस ट्री के माध्यम से बाइनोमियल थ्योरम हम फाइंड आउट करते हैं, निकालते हैं। और ये बाइनोमियल थ्योरम ऐसी थ्योरम है जिसके माध्यम से हम किसी की भी घात, किसी का भी होल स्क्वायर, होल क्यूब या कितनी भी घात हो, डायरेक्ट फार्मूला लिख सकते हैं। इसको हम थोड़ा शुद्ध कर लेते हैं तो NC0 A की पावर n प्लस NC1 A की पावर n-1 B की पावर 1 प्लस NC2 A की पावर n-2 B की पावर 2 प्लस NC3 A की पावर n-3 B की पावर 3 और डॉट 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 डायरेक्ट लिख लेते हैं NCn B की पावर n। अब यहाँ आप NC0 को क्या लिख सकते हैं? देखिए NC0 का मतलब हो गया फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-0 और फैक्टोरियल 0। तो n से n कैंसिल आउट हो गया यानी कि 1। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं कि a की पावर n प्लस NC1 A की पावर n-1 B की पावर 1 प्लस NC2 A की पावर n-2 B की पावर 2 प्लस NC3 A की पावर n-3 B की पावर 3 डॉट डॉट डॉट। और NCn का मतलब क्या हो गया? NCn का मतलब हो गया फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-n और फैक्टोरियल n। इस n से n कट गया यानी कि इसका मतलब भी 1 हो गया और ये हो गया b की पावर n। तो जैसा कि मैंने कहा था, इनको देखने पर, इसको देखने पर हमको क्या पता चल रहा है? हमको पता चल रहा है कि a की घात यहाँ n थी, यहाँ 1 कम हुई, यहाँ 2 कम हुई, यहाँ 3 कम हुई, अंततः 0 हो गई। और यहाँ पर देखा b की घात 0 थी, यहाँ पर 1 हुई, यहाँ पर 2 हुई, यहाँ पर 3 हुई और यहाँ पर उच्चतम हो गई। तो अतः हम कह सकते हैं कि बाइनोमियल थ्योरम के अनुसार a की घात घटती चली जाती है, अर्थात पहले पद की घात घटती चली जाती है, पहले पद की पावर कम होती चली जाती है और दूसरे पद की पावर बढ़ती चली जाती है। तो दोस्तों ये क्लास आपको कैसी लगी? मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी ही लगी होगी। यदि आपको कोई चीज इसमें समझ में नहीं आई है या कुछ चीज आप समझना चाहते हैं तो आप अभी भी मुझको प्रश्न अपना भेज सकते हैं, या आप इंटरनेट के माध्यम से अर्थात ईमेल के माध्यम से, जीमेल के माध्यम से, या ट्विटर, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से आप मुझ तक पहुंच सकते हैं। अपनी प्रतिक्रिया, अपनी पत्रिकाएं मुझ तक भेज सकते हैं। क्या प्रश्न आपको पूछने हैं आप पूछ सकते हैं। आपको अपना जो भी चीज इसमें आपको समझ में नहीं आई उसको आप भेज सकते हैं, मैं उसको फिर से दुरुस्त करूंगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और अगली क्लास तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।